नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला आईएएस बलिया का। और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, आज मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या किसी प्रदर्शन में कुछ आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों के मौजूद होने का मतलब यह है कि पूरा आंदोलन अपराधियों का हो जाता है? यही सवाल इस समय पूरे देश में पूछा जा रहा है, जो कि दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में शामिल 2873 लोगों का आपराधिक रिकॉर्ड मिला है, जिनमें 101 पर हत्या के मामले, 989 पर गंभीर अपराध जैसे केस दर्ज है। सुनने में ये आंकड़े बहुत बड़े लगते हैं, लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि क्या ये लोग दोषी साबित हो चुके हैं या सिर्फ उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है? क्या ये सभी लोग प्रदर्शन करने आए थे या पुलिस ने बाद में डेटा मिलाकर यह सूची तैयार की? और सबसे बड़ा सवाल, अगर पुलिस के पास इतने गंभीर सबूत थे तो सुप्रीम कोर्ट ने उसकी कार्यवाही के ऊपर सवाल क्यों उठाए? साथियों, आज सोशल मीडिया पर दो तरह की बातें चल रही। एक पक्ष कह रहा है कि आंदोलन को अपराधियों ने हाईजैक कर लिया था। दूसरा पक्ष कह रहा है कि आपराधिक रिकॉर्ड के नाम पर पूरे आंदोलन को बदनाम किया जा रहा है। तो आखिर सच क्या है? आज के इस वीडियो में हम किसी राजनीतिक दल की भाषा नहीं बोलेंगे। हम बात करेंगे कानून की, संविधान की और तथ्यों की। और हम समझेंगे कि दिल्ली पुलिस ने आखिर दावा क्या किया है, पुलिस ने ये आंकड़े कैसे जुटाए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान क्या कहा है। और यूपीएससी के भाषा में देखें तो इस पूरे मामले से मौलिक अधिकार, पुलिस की शक्तियां, विधि का शासन और न्यायिक समीक्षा जैसे कौन कौन से महत्वपूर्ण विषय जुड़ते हैं। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि अंत तक आप सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि इस मामले में कौन क्या कह रहा है, बल्कि ये भी समझ जाएंगे कि लोकतंत्र में किसी भी आंदोलन का कानूनी मूल्यांकन कैसे किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले पूरी घटना को एक बार देखते हैं, एक बार समझते हैं और फिर उसका विश्लेषण करते हैं। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिले। इस वीडियो को बहुत ध्यान से अंत तक देखिएगा और जहां आपको लगे कि आपको अपने विचारों को रखना है तो वहां आप कमेंट के माध्यम से अपने विचारों को जरूर रखें। वीडियो पसंद आए और आपको लगे कि इसे शेयर करना चाहिए तो इसे शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आज का टॉपिक आपके स्क्रीन पर है। दिल्ली पुलिस का दावा, नीट प्रदर्शन में 101 हत्या के आरोपी। और यहीं से चर्चा को जो है वो आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि क्या हुआ था। साथियों, ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर जो दिख रही है, वीडियो जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, यह 20 जुलाई का है। और किसी भी बड़े आंदोलन को समझने के लिए उस आंदोलन के बैकग्राउंड को समझना सबसे जरूरी होता है। इस पूरी कहानी की शुरुआत नीट यूजी 2026 से हुई। देश के लाखों छात्र मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए इस परीक्षा में शामिल हुए, लेकिन परीक्षा के कुछ समय बाद पेपर लीक के आरोप सामने आने लगे। मामला इतना बढ़ा कि परीक्षा रद्द करना पड़ा और जांच सीबीआई को सौंप दी गई। इससे लाखों छात्रों का भविष्य अनिश्चितता में आ गया और यहीं से छात्रों के गुस्से ने आंदोलन का रूप लिया। शुरुआत सोशल मीडिया पर एक मजाक से हुआ और वो मजाक कब गंभीर बन गया ये लोगों को समझ में नहीं आया। वह मजाक धीरे धीरे इतना ज्यादा गंभीर बन गया कि हजारों से लाखों और लाखों से करोड़ों छात्र इससे जुड़ गए। और इसी दौरान एक नया नाम तेजी से चर्चा में आया, वो था सीजेपी, यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी। साथियों, सीजेपी की शुरुआत कोई पंजीकृत राजनीतिक दल की तरह नहीं था। यह एक युवा नेतृत्व वाला छात्र आंदोलन और ऑनलाइन अभियान था, जिसने परीक्षा की प्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुधार की मांग को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा। और इसके बाद आंदोलन दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंच गया और यही लगातार धरने, भाषण और छात्र सभाएं होने लगी। धीरे धीरे अलग अलग राज्यों से छात्र, अभिभावक, शिक्षक और कई छात्र संगठन भी इस आंदोलन से जुड़ के गए और आंदोलन का मुख्य नारा था, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद करो। लेकिन आंदोलन यही नहीं रुका था। जब सरकार की ओर से अपेक्षित कार्यवाही नहीं हुई, तब सीजेपी ने अपना अगला बड़ा कार्यक्रम घोषित किया और वो था संसद चलो। इस मार्च का उद्देश्य छात्रों की मांग सीधे संसद और केंद्र सरकार तक पहुंचाना था। और इसी कार्यक्रम ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा और दिल्ली में भारी भीड़ जुटी। आंदोलन की सबसे बड़ी मांग थी कि तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाए, उनका इस्तीफा लिया जाए। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि परीक्षा प्रणाली में कहीं जो चूक हुई है
उसे बहुत छोटी मोटी नहीं, एक गंभीर चूक कहें, और उस गंभीर चूक के चलते नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री को शिक्षा मंत्रालय छोड़ देना चाहिए। कई सप्ताह तक चला इस विरोध प्रदर्शन, यानी कि लगभग 36 से 37 दिन तक ये विरोध प्रदर्शन चले, और राजनीतिक दबाव के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद विवाद खत्म नहीं हुआ। असल विवाद तो तब शुरू हुआ जब दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि इस आंदोलन में बड़ी संख्या में आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोग जो हैं वो शामिल थे। और दिल्ली पुलिस का ये जो दावा आपको देखने को मिल रहा है, इस दावे के बारे में अगर हम बात करें साथियों, तो इस दावे में जो पूरी की पूरी बातें हो रही हैं कि बड़ी संख्या में आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोग शामिल थे, यहीं से पूरी कहानी छात्र आंदोलन से निकलकर कानून, पुलिस कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। अब हमें यह भी समझना है कि दिल्ली पुलिस ने आखिर दावा में किया क्या है और उसके पीछे का आधार क्या बताया। साथियों, 20 जुलाई 2026 को जब सीजेपी ने संसद चलो का मार्च का आह्वान किया, तो सुबह से ही हजारों छात्रों और समर्थकों का जुटाव जो है वह जंतर मंतर पर होने लगा। पुलिस का पक्ष यह है कि प्रदर्शनकारियों ने तय शर्तों का उल्लंघन करते हुए संसद की ओर बढ़ने का प्रयास किया, बैरिकेड तोड़े, सुरक्षा कर्मियों के साथ पथराव किया, धक्का मुक्की भी किया, और उसकी वीडियो फुटेज में आपके सामने लाऊं, छात्र बनाम सरकार हुआ, और उसके बाद ये तस्वीरें जो है वो देखने को मिली। इसके बाद भीड़ को रोकने के लिए आंसू गैस, लाठीचार्ज, नॉन लिथल प्लास्टिक जो है प्लेलेट्स जो है उसका इस्तेमाल किया गया। पुलिस के अनुसार पुलिस कर्मी घायल हुए, सरकारी संपत्तियों का नुकसान पहुंचा। वहीं प्रदर्शनकारियों का पक्ष यह था कि मार्च शांतिपूर्ण था, लेकिन संसद की ओर बढ़ने से पहले ही पुलिस ने बल प्रयोग शुरू कर दिया। उनका कहना यह था कि बिना पर्याप्त चेतावनी के लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया, जिससे कई छात्र घायल हुए, और इस झड़प में दोनों पक्षों के लोग घायल हुए। पुलिस ने अपने जवानों के घायल होने की बात कही, जबकि प्रदर्शनकारी भी जो है वो भी कह रहे हैं कि दर्जनों छात्र घायल होने जो है वो घायल हो चुके। घायल लोगों की संख्या को लेकर दोनों पक्षों के अलग अलग दावे सामने आए। घटना के बाद सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हुए। कुछ वीडियो में पुलिस द्वारा लाठीचार्ज, आंसू गैस का इस्तेमाल होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो कुछ में अगर हम बात करें तो कई जगह ऐसा दिख रहा है कि कार्यवाही जो है पुलिस के अनुसार कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए की गई थी। दूसरी ओर प्रदर्शनकारी इन्हीं वीडियो को अत्यधिक बल प्रयोग का सबूत बता रहे हैं, और इन वीडियो को अलग अलग व्याख्या जो है दी गई। कई मामलों में अभी भी जो है वो जांच जारी है। दिल्ली पुलिस का जो सबसे बड़ा दावा यह है कि 20 जुलाई की घटना के बाद जब पुलिस ने फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम यानी कि एफआरएस और क्राइम रिकॉर्ड डाटाबेस की मदद से प्रदर्शन में शामिल लोगों की पहचान की, तो पुलिस का दावा यह आया कि 2873 लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर आपराधिक षड्यंत्र या आपराधिक कृत्य के जो है वह केस है, वह अपराधों में है। इनमें से 989 लोगों के ऊपर गंभीर अपराध के मामले हैं, तो 101 लोगों के ऊपर हत्या के मामले। इसके अलावा आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस, पॉक्सो, लूट, डकैत, ये सब मामले भी जो है वो दर्ज किए गए। आइए इन आंकड़ों को भी जो है मैं आपके सामने और विस्तार से रख दूं, तो आरोपियों में दर्ज जो आपराधिक मामले हैं, इसमें ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड आपके स्क्रीन पर है। हत्या में 101, हत्या के प्रयास की अगर हम बात करें, एक बार फिर से मैं आपके सामने ये रिकॉर्ड लेकर आता हूं, तो देखिए हत्या में 101, हत्या के प्रयास में 62, लूट और डकैती की अगर हम बात करें तो इसमें 284, दुष्कर्म में 61, पॉक्सो में 6, महिलाओं के खिलाफ 25, आर्म्स एक्ट 229, झपटमारी जो है वो 135, अपहरण 19 और एनडीपीएस एक्ट में 67 लोग जो है वो नामजद है। ये दिल्ली पुलिस का जो आंकड़ा है जो ये बता रहा है। साथ ही ये यहां एक सबसे महत्वपूर्ण कानूनी बात समझना जरूरी है कि क्रिमिनल एंटीसीडेंट का मतलब सिर्फ ये है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ पहले से कोई आपराधिक मामला या एफआईआर दर्ज है। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि वह व्यक्ति अदालत से दोषी साबित हो चुका है। यानी एफआईआर का होना और आरोपी होना और अदालत द्वारा दोषी ठहराया जाना तीनों अलग अलग कानूनी स्थितियां होती, और यही अंतर इस पूरे विवाद का सबसे महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दा बन गया। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि ये फेस रिकॉग्नाइज करने वाला जो सिस्टम है, ये सिस्टम क्या है। ये आपकी स्क्रीन पर साथियों उस दिन की तस्वीर है, जो कि 20 जुलाई के लाठीचार्ज की तस्वीर है, और इन तस्वीरों के बाद बहुत सारे विवाद हमें देखने को मिले। ये आपके स्क्रीन पर ये लाठीचार्ज की और लाठीचार्ज के बाद की स्थिति जो है वो आपको देखने को मिल रही है। पुलिस कह रही है कि सामने से पत्थर चला, और छात्र कह रहे थे कि
पुलिस ने जो है वो जबरदस्ती लाठीचार्ज किया। अब हमें बात जो करना है वो एआई निगरानी की बात करना, फेशियल रिकॉग्नाइजेशन कैसे काम करता है इस पर बात करना। साथियों, जब हम फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम यानी एफआरएस के बारे में बात करें तो यह एक टेक्नोलॉजी है जो किसी व्यक्ति के चेहरे या तस्वीर वीडियो को सीसीटीवी कैमरे या अन्य उपलब्ध जो भी फोटो डाटा है उससे लेकर क्राइम डेटाबेस से मिलाती। अगर चेहरा किसी रिकॉर्ड से मैच करता है तो सिस्टम संभावित पहचान दिखाता है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि एफआरएस खुद किसी व्यक्ति को अपराधी घोषित नहीं करता है। यह केवल तकनीकी पहचान का एक उपकरण है। अंतिम पुष्टि पुलिस जांच और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जो है वो होती है। और यहीं से दूसरा बहस शुरू होता है, वो है प्राइवेसी वर्सेस सिक्योरिटी का, यानी कि निजता बनाम सुरक्षा का। साथियों, आलोचकों का कहना है कि फेशियल रिकॉग्नाइजेशन का इस्तेमाल बिना स्पष्ट कानूनी सुरक्षा और निगरानी के किया जाए तो इसमें आम नागरिकों की निजता प्रभावित हो सकती है, गलत पहचान का भी खतरा रहता है। और इसी वजह से भारत में आधार, डिजिटल सर्विलांस और फेशियल रिकॉग्नाइजेशन को लेकर समय समय पर बहस होती रही है। सुरक्षा और नागरिकों के मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। यानी तकनीक जितनी शक्तिशाली होगी उतनी ही जरूरी है कि उसका जिम्मेदारी और कानून के दायरे में रहकर उसका इस्तेमाल किया जाए। अब इस मामले में अगर हम सुप्रीम कोर्ट को देखें तो जब मामला आज सुप्रीम कोर्ट पर पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर क्या कहा। साथियों, जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो पुलिस की जो कार्यवाही हुई उस कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ पुलिस कार्यवाही नहीं देखी बल्कि संवैधानिक अधिकारों पर भी जोर दिया। अदालत ने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करना लोकतंत्र का हिस्सा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के क्लॉज 1 और सब क्लॉज ए और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के क्लॉज 1 और सब क्लॉज बी जो है यह अधिकार जो है वो दे के रखा है, लेकिन यह अधिकार पूर्ण यानी कि एब्सोल्यूट नहीं। कानून व्यवस्था और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। पुलिस की हर कार्यवाही कानून के दायरे में और जवाबदेही के साथ होनी चाहिए। घटना की निष्पक्ष जांच और डिजिटल सबूत जैसे कि सीसीटीवी, मोबाइल वीडियो आदि सुरक्षित रखने पर भी अदालत ने जोर दिया। और साथ में यह भी अदालत ने कहा कि यदि किसी नाबालिग को हिरासत में लिया गया है तो उसके मामले में किशोर न्याय कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने 2012 के केस को जो है वो आधार बनाते हुए, जो कि रामलीला मैदान में हुआ था, उसी को आधार बनाते हुए शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर अत्यधिक बल प्रयोग उचित नहीं है उसको आधार बनाया। साथ में 2018 का केस है मजदूर किसान शक्ति संगठन का, उसको भी लिया जिसमें विरोध का अधिकार और सार्वजनिक व्यवस्था दोनों के बीच संतुलन बनाए रखने की बात 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। 2020 का केस है साथियों जिसको कि अनुराधा बसीन केस कहते हैं, उसमें मौलिक अधिकारों पर लगाए गए प्रतिबंध आवश्यक, अनुपातिक और कानूनी होना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। यानी सुप्रीम कोर्ट का संदेश साफ है कि लोकतंत्र में विरोध भी जरूरी है और कानून का पालन भी, और दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना भी संवैधानिक व्यवस्था की पहचान। साथियों, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर दिल्ली पुलिस का दावा सही है कि प्रदर्शन में बड़ी संख्या में आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोग मौजूद थे तो फिर कई सवाल अपने आप खड़े होते। अगर पहले से इन लोगों का रिकॉर्ड था तो इंटेलिजेंस एजेंसियों को इसकी जानकारी क्यों नहीं थी, और इतने संवेदनशील इलाके तक ये लोग कैसे पहुंचे। अगर वास्तव में ये कानून व्यवस्था के लिए खतरा था तो पहले कार्यवाही क्यों नहीं की गई। क्या ये लोग शुरू से प्रदर्शन का हिस्सा थे या बाद में भीड़ का फायदा उठाकर उसमें शामिल हुए, या फिर वह प्रदर्शन में किसी और उद्देश्य से आए थे और बाद में हिंसा हुई। इन सवालों के जवाब अभी जांच और न्यायिक प्रक्रिया में से स्पष्ट होंगे। याद रखिए साथियों कि दिल्ली पुलिस का दावा एक पक्ष है, प्रदर्शनकारियों का जो दावा है वो दूसरा पक्ष है, और अंतिम निष्कर्ष अदालत में पेश साक्ष्यों और जांचों के आधार पर ही तय होगा। लोकतंत्र में सवाल पूछना भी जरूरी है और बिना सबूत किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उतना ही खतरनाक। साथियों, अब कहानी का जो दूसरा पक्ष है उसे भी समझना जरूरी है। अगर प्रदर्शन पूरी तरह से शांतिपूर्ण था तो फिर ऐसे सवाल भी उठते हैं कि पुलिस ने पैलेट गन या अन्य लेस लेथल वेपन्स का इस्तेमाल क्यों किया, लाठीचार्ज की जरूरत क्यों पड़ी, क्या बल प्रयोग परिस्थितियों के अनुपात में था, क्या कुछ प्रदर्शनकारी और पत्रकार भी कार्यवाही में घायल हुए, क्या पहले बातचीत और चेतावनी जैसे विकल्प पूरी तरह से अपनाए गए थे। और यही वो सवाल थे जिन पर अदालत ने गंभीरता दिखाई, और इसी कारण सुप्रीम कोर्ट ने निष्पक्ष जांच के बारे में जो है वो बात की। सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने, पुलिस कार्यवाही को जवाबदेही सुनिश्चित करने पर जोर दिया। यानी अदालत ने किसी पक्ष को सही या गलत घोषित नहीं किया बल्कि कहा कि सच्चाई निष्पक्ष जांच और सबूतों के आधार पर सामने आनी चाहिए। साथियों, अगर हम इसका पॉलिटिकल एंगल देखें जो कि इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है,
तो इसको हम चार अलग अलग नैरेटिव के हिसाब से देख सकते हैं। अगर हम सरकार का नैरेटिव, गवर्नमेंट नैरेटिव देखें तो सरकार का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना पहली प्राथमिकता थे। यदि प्रदर्शन में हिंसा हुई, सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ तो पुलिस की कार्यवाही आवश्यक थी। अगर हम विपक्ष का नैरेटिव देखें तो विपक्ष का आरोप है कि छात्रों की आवाज दबाने के लिए अत्यधिक बल प्रयोग किया गया। पूरे आंदोलन को अपराधियों से जोड़कर उसकी छवि जो है वो खराब करने की कोशिश की। पुलिस का अगर पक्ष देखें तो पुलिस का दावा यह है कि प्रदर्शन में बड़ी संख्या में आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोग शामिल थे, बैरिकेड तोड़े गए, पुलिस पर हमला हुआ, इसलिए कानून के अनुसार कार्रवाई की गई। और कोर्ट का अगर हम नैरेटिव देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने किसी पक्ष को सही या गलत नहीं कहा। अदालत का जोर केवल तीन बातों पर रहा: कानून का शासन, नागरिकों के मौलिक अधिकार और निष्पक्ष जांच। यानी सरकार सुरक्षा की बात कर रही है, विपक्ष अधिकारों की, पुलिस कानून व्यवस्था की और अदालत संविधान की। लोकतंत्र में अंतिम फैसला राजनीतिक बयानबाजी नहीं बल्कि जांच और न्याय प्रक्रिया के द्वारा तय होते हैं। साथियों, अगर इस विवाद को अगर हम अंतरराष्ट्रीय विवाद के साथ जोड़े, अगर हम इसको इंटरनेशनल कंपैरिजन करें तो ये विवाद सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। दुनिया के कई लोकतांत्रिक देशों में छात्र आंदोलन, पुलिस कार्रवाई को लेकर बहस होता रहता है। जैसे कि अगर हम यूएसए की बात करें तो यूएसए में अभी कुछ महीने पहले कैंपस प्रोटेस्ट हुआ था, जिस पर सीमित बल प्रयोग और बाद में न्यायिक समीक्षा की गई। फ्रांस की बात करें साथियों तो फ्रांस में बड़े प्रदर्शन में पुलिस की तैनाती और दंगों के बारे में बात हुई थी, जहां टीयर गैस का इस्तेमाल आम है लेकिन कार्रवाई की जांच भी होती है। हांगकांग की बात करें साथियों तो वहां फेशियल रिकॉग्नाइजेशन, सर्विलांस और पुलिस पावर सबसे बड़ा विवाद बना है। यूके की बात करें तो पुलिस को पब्लिक ऑर्डर बनाए रखने होता है लेकिन यूज ऑफ फोर्स हमेशा नेसेसरी और प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। और इसका सीख यही है कि हर लोकतंत्र में चुनौती एक ही है: प्रोटेस्ट का अधिकार और पब्लिक ऑर्डर के बीच संतुलन को बनाए रखना। साथियों, जो पूरी की पूरी चर्चा हुई, इस चर्चा ने हमें कुछ ना कुछ सीख दिया है। आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीर है साथियों, आज ही की तस्वीर है। कपिल सिब्बल बैठे हुए हैं और कपिल सिब्बल ने जो है अपने तरफ से 1 करोड़ रुपए जो है सीजेपी पार्टी को प्रदान किया है। साथ में इन्होंने पूरे देश के वकीलों से आह्वान किया है कि आप लोग जो है वो भी कुछ ना कुछ दान कीजिए और कानूनी कार्यवाही के लिए। और दुनिया कैसे संभालती है प्रदर्शन, इस पर हमारी चर्चा हुआ। और लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा सबक है उस पर हम बात करते हैं। तो सबसे बड़ा सबक क्या है, सबसे बड़ी सीख क्या है? कि किसी भी जांच के पूरा होने से पहले ना पुलिस को दोषी मानना उचित है, ना पूरे छात्र आंदोलन को अपराधियों का आंदोलन घोषित करना चाहिए। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी। अगर कहीं हिंसा हुई तो उसका निष्पक्ष जांच होना चाहिए और अगर कहीं पुलिस ने आवश्यकता से अधिक बल प्रयोग किया तो उसकी भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। इसी संतुलन को बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम तौर पर स्वतंत्र जांच, डिजिटल साक्ष्य को सुरक्षित रखने और नाबालिगों के मामले में कानून के अनुसार राहत सुनिश्चित करने पर जोर दिया। वही जिन लोगों पर हिंसा या अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के आरोप हैं तो उनके मामले की जांच कानून के अनुसार जारी रखने की बात कही गई। और यही लोकतंत्र की ताकत है। ना फैसला भीड़ करती है, ना सोशल मीडिया, बल्कि सबूत, कानून और अदालत। और इसी के साथ मैं आपसे यही पूछूंगा कि आपको यह विश्लेषण कैसा लगा, आपकी राय क्या है? अगर आपको यह विश्लेषण समझ में आया हो, आपको विश्लेषण परक और उपयोगी लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। आप अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से भेजने में भी कंजूसी ना करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया साथियों तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके एक एक सब्सक्रिप्शन से धीरे धीरे इस परिवार की संख्या बढ़ती जाएगी और ये हमारा जीएस बूस्टर का परिवार बड़ा होता जाएगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और फिर मैं मिलूंगा कल सुबह आपके साथ एक नए विषय और एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।